प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं धान की एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में बात करूंगा, जिसे धान का झोंका रोग या अंग्रेजी में ब्लास्ट ऑफ राइस कहते हैं। ये बीमारी धान की बीमारियों में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे लगभग 30% तक का नुकसान आंका गया है। गंभीर दशाओं में इस बीमारी से और भी नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, ये बीमारी उन क्षेत्रों में अधिक लगती है जहां भूमि सूखी रहती है और सूखी भूमियों में इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। यदि आप बेहन सूखे में उगाते हैं तो उस बेहन के द्वारा लगाए गए फसल में ये बीमारी अधिक लगती है। अब मैं आपको इसके कुछ पहचान के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान से सुने, जिससे कि आप इसे पहचान सकते हैं। बीमारी का प्रभाव पौधे के ऊपरी भाग में, तने पर, गांठों पर, कॉलर पर, पत्तियों पर और धान के मुख्य डंठल पर और धान के डंठल पर लगता है और इससे भारी नुकसान होता है। ये बीमारी फफूंद के द्वारा होती है। बीमारी का रोग कारक बीज के साथ भी लगा रहता है अथवा धान से संबंधित जो रोग घास होती है उस पर यह जीवित रहता है। भूमि में ये रोगी पादप अवशेष के साथ भी जीवित रह सकते हैं। लीफ ब्लास्ट, कॉलर ब्लास्ट, किल ब्लास्ट यानी बालियों का झोंका और गांठों पर इसका रोग चिन्ह दिखाई पड़ता है। पत्तियों पर नाव के आकार का या आँख के आकार का धब्बा बनता है, जिसके बीच का रंग भूसे के रंग जैसा होता है और किनारे भूरे लाल रंग के होते हैं। नए धब्बे बीच में सफ़ेद होते हैं अथवा भूरे रंग के होते हैं और किनारा गाढ़े हरे रंग का होता है। धब्बे का आकार, रंग और साइज यानी उसका आकार छोटा या बड़ा पौधे के रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है, पौधे के आयु पर निर्भर करता है और वातावरण पर निर्भर करता है। यानी ये धब्बे इन 3 कारणों से छोटे बड़े हो सकते हैं। कभी कभी बीमारी जब गंभीर होती है तो कल्ले जब निकलते हैं और कल्ले से प्रभावित होकर कल्ले मर जाते हैं। जो नई पत्तियां होती हैं पौधे की वो ज़्यादा रोगग्राही होती हैं, इन पर धब्बे ज़्यादा बनते हैं। वनस्पत पुरानी पत्तियों में रोगरोधिता कुछ विकसित हो जाती है, जिसकी वजह से इन पर धब्बे कम बनते हैं और छोटे बनते हैं। किसान भाइयों, पर्णछद और पर्णफलक जहाँ मिलता है उसको हम कॉलर कहते हैं। थोड़ा सा आपको बताने के लिए मैं ये पर्णछद और पर्णफलक बताना चाहता हूँ। जैसे गन्ने की पत्ती जब आप हटाते हैं गन्ने से तो नीचे की तरफ एक फोफी जैसी रचना दिखाई पड़ती है, एक नलिकाकार रचना दिखाई पड़ती है जो तने को घेरे रहती है, उसे हम पर्णछद कहते हैं। और जो बाहर की तरफ पत्ती निकली रहती है उसे हम पर्णफलक कहते हैं। तो जहाँ ये जुड़ा होता है उसको हम कॉलर रीजन कहते हैं। अब कॉलर रीजन तो एक तरह से और आप समझ सकते हैं, जैसे हम लोगों का कॉलर है, सर हम लोगों का ऊपर निकला रहता है, तो इसी तरह से पर्णफलक होता है। तो इस रीजन को कॉलर रीजन कहते हैं और इस पर जब संक्रमण होता है तो बीमारी की गंभीरता बढ़ जाती है और जो पर्णफलक होता है वो मर जाता है। और जब पर्णफलक मर जाता है तो पौधा प्रकाश संश्लेषण कम करता है।
पौधा कमज़ोर हो जाता है, बौना हो जाता है, दाने भी इसमें अपुष्ट बनते हैं। किसान भाइयों, धान के तने की गांठों पर भी संक्रमण होता है, वहाँ धब्बे बनते हैं और कभी कभी इन गांठों पर से ही तना टूट करके नीचे गिर जाता है। आप समझ सकते हैं कि गांठ पर से ही यदि तना टूट जाए तो फिर आगे क्या हाल होगा। बालियों का जो मुख्य डंठल होता है उस पर भी धब्बा बनता है, उसको हम नेक ब्लास्ट कहते हैं और इसी बिंदु से बालियां टूट करके गिर जाती हैं। उस समय जब धान गदराम रहता है, यानी धान में दाने बन गए रहते हैं। यदि धान में दाने नहीं बने होते हैं तो बाली खड़ी रहती है और सफ़ेद रंग की दिखाई पड़ती है। दूर से ही आप देख लेंगे कि आपके खेत में कुछ बालियां सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं, तो ये नेक ब्लास्ट से कहते हैं। बीमारी का प्रभाव व्यक्तिगत दानों पर भी पड़ता है। यदि दाने के डंठल पर धब्बा बन गया तो वो धान बिल्कुल सूखा हुआ दिखाई पड़ता है और चावल, यदि चावल बन गया है, उसके अंदर दाने भर गए हैं, तो चावल जो है वो कमज़ोर होता है और मिलिंग में चावल की मात्रा कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, सिम्टम को देख करके आप ये समझ गए होंगे कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि ये वीडियो हमको और बहुत पहले बनाना चाहिए, किन्हीं कारणों से मैं इसको बहुत पहले नहीं बना पाया। तो आप इस बार इसे देख लें और अगली फसल में इस बीमारी के रोकथाम के लिए आप पहले से सन्नद्ध रहें। ये वीडियो उन क्षेत्रों के किसानों के लिए अब भी लाभकर है जिनके यहाँ धान की फसल साल में 2 या 3 बार ली जाती है। ऐसे जगहों के लिए भी, किसानों के लिए भी ये लाभकर है। किसान भाई इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, अब मैं आपको इसके प्रबंधन के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इसका प्रबंधन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके रोग कारक बीज के साथ और जो रोगी भाग होते हैं पौधों के, उसके साथ जीवित रहता है और प्रतिवर्ष बीमारी पैदा करता है। बीमारी का फैलाव पत्तियों पर बने धब्बों से जो बीजाणु बनते हैं उनके द्वारा बीमारी फैलती है। बीमारी के रोकथाम के लिए यदि आप फसल चक्र अपनाते हैं तो वो ज़्यादा लाभकर होता है। भूमि में पड़े हुए रोग कारक उचित भोजन न मिलने पर वो मर जाते हैं और आप यदि फसल चक्र अपनाते हैं तो बीमारी का प्रभाव कम हो सकता है। किसान भाइयों, धान की जातियों के हिसाब से आपको उर्वरक और सिंचाई की मात्रा रखनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक और आवश्यकता से कम आप न सिंचाई करें और न कम या अधिक खाद डालें। ये बीमारी के प्रभाव को नियंत्रित करता है। जिन खेतों में पानी बराबर लगा रहता है उन खेतों में ये बीमारी नहीं लगती है। यदि आप ड्रेनेज करते हैं किन्हीं कारणों से तो ये समय ज़्यादा देर तक न रखें, खेत में पानी लगाए रखें, जिससे कि ये बीमारी कम होगी। बीज शोधन एक अच्छा उपाय है। बुआई से पहले आप बीज शोधन करें। इसके लिए कीटाजिन, हीनोसान, बेंडीमेजाजोल नामक दवाएं हैं। इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। नाइट्रोजन की खाद बहुत ज़्यादा न दें, मिट्टी की जांच करा लें और जितनी आवश्यकता हो उतनी ही नाइट्रोजन आप डालें। नाइट्रोजन को यदि आप 3 बार में देते हैं तो अच्छा होगा। और अभी मैंने बताया कि खेत बहुत देर तक सूखा न रहने दें।
तो कुछ प्रारंभिक उपाय हैं, सुरक्षात्मक उपाय हैं। सूखे में नर्सरी न उगाएं, देर से धान की प्लांटिंग न करें, बुआई न करें, और जो फसलावशेष है उसको आप नष्ट करें, जिससे रोग कारक की संख्या कम होगी और बीमारी कम लगेगा। यदि खेत में घास है जो धान के फैमिली का है, कुल का है, उसे बिल्कुल न रहने दें, और यहाँ तक कि मेड़ों पर भी न रहने दें। इससे रोग कारक की संख्या कम होगी और बीमारी का प्रभाव कम पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ रासायनिक उपचार बताऊंगा। सबसे पहले आप बीजोपचार करें, और बताई गई दवा का 2 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। इसके लिए कैप्टॉन, कार्बोक्सिन, कार्बेंडाजिम दवाओं का प्रयोग करें और दवा मिला करके बीज को 24 घंटे के लिए रखें। अगले 30 दिनों तक ये बीज शोधन प्रभावित रहता है। किसान भाइयों, बीज शोधन अब मैं बताऊंगा आपको, वो थोड़ा दूसरे ढंग से होगा। इसमें रसायन को पानी में घोल लेंगे और घोलने के बाद उसमें बीज को 2 घंटे तक डुबोए रखेंगे। फिर उसे ड्रेन करके छाया में सुखा करके अंकुरण के लिए आप रख सकते हैं। इसके लिए आपको कार्बेंडाजिम ट्राइसाइक्लोजोल की दवा नामक दवा लेनी होगी। इसके लिए भी 2 ग्राम दवा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। इसका 1 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और प्रयोग में लाएं। किसान भाइयों, एक जैविक पदार्थ है जिससे बीज शोधन आप कर सकते हैं, वह है सूडोमोनास इनफ्लोरोसेंस का पाउडर आप बीज में मिलाएं। इससे भी बीमारी रुकती है। एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि बीज शोधन करें या न करें, नर्सरी के पौधों को सूडोमोनास फ्लोरोसेंस के घोल में डुबोएं। ये आपको कुछ मैं रासायनिक उपचार बताया। किसान भाइयों, खड़ी फसल में छिड़काव के करने के लिए पायरोक्विलिन और ट्राइसाइक्लोजोल का छिड़काव करें। ये काफ़ी प्रभावी दवा है। इसके अलावा और भी दवाएं हैं जिनको मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। उनके डिब्बों पर दिए गए निर्देश के हिसाब से आप पौधों पर छिड़काव करें और रोग से बचें। विरोधी जातियों को बताऊंगा जिनका उपयोग करके आप बीमारी से बच सकते हैं, जैसे CO4, TKM1, CO29, CO30, टाइप 603, टाइप 141, A67, A90, A200 इत्यादि। किसान भाइयों, बहुत ही रिसेंटली जो शोध से नई वैरायटीज़ अभी रिलीज हुई हैं, यदि यह आपको मिल जाए तो आप इसे उगाएं। यदि आपके क्षेत्र में यह बीमारी ज़्यादा लगती हो तो प्रयास करके इन जातियों को आप प्राप्त करें, जैसे PIB, PB1, PITA, PIG, PI2, PIZT, PID2, PI33, PI2 और PI36। ये जातियाँ अत्यंत नई हैं और इस पर ये बीमारी नहीं लगती है। कोशिश करके आप इन जातियों को ढूंढें और बुआई करें। किसान भाइयों, ये वीडियो थोड़ा आपकी सेवा में देर से प्रस्तुत कर पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा करिए। इसे
हमको आपको बहुत पहले बताना चाहिए। फिर भी जो दवाएं आप इस समय कर सकते हैं उसका उपयोग करिए और अपने फसल को बचाइए। अगली फसल में आप सावधान रहिए, या उन क्षेत्रों के किसान जहाँ 2-3 फसलें ली जाती हैं धान में, वो पूरा वीडियो सुन करके और उपयोग में लाएँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और अन्य किसान भाइयों का लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।